Let us continue third part of chapter number 6, effects of the British rule in India. In our two previous videos we have studied about the conditions of peasants and agriculture during the British rule, and in the previous video we have studied about the effect of the British rule on social life. Now let us look at the condition of Indian trade and industry during the British rule. The handlooms of India supplied textile to the markets of Asia and Europe. The traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. The Indian-made jute, silk, woolen and cotton textiles were in high demand in the European markets. जैसा कि हम जानते हैं, पुराने समय से ही हमारा देश जो है कपड़ों के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ख़ासकर एशिया और यूरोप के मार्केट में हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल थे, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, इन सब की काफ़ी अच्छी डिमांड हुआ करती थी। और यूरोपियन कंट्रीज़ या वहाँ के ट्रेडर्स जो थे वो आकर हमारे यहाँ से चीज़ें खरीदते थे या टेक्सटाइल्स ये सब लेकर जाते थे। The soft and delicate muslin of Dhaka was world famous. Apart from textiles, commodities such as salt, saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of bullion, that is gold and silver. और हमारे यहाँ के सिर्फ जूट, सिल्क, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल्स नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया में ढाका का फेमस हुआ करता था, एक तरह का सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन जो होता था वो पूरी दुनिया में फेमस था। टेक्सटाइल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो थी, स्पाइसेस हमारे यहाँ के थे, नमक जो थे, शुगर, ये सब बहुत ही अच्छे डिमांड में थे। और हमारे यहाँ से यूरोपियन ट्रेडर्स और एशियन मार्केट जो था वहाँ से खरीदते थे ये लोग इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोने और चांदी देकर हमारे देश से अलग अलग चीज़ें खरीद कर ले जाते थे यूरोपियन ट्रेडर्स। बट द होल सिनेरियो चेंज्ड एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल इम्प्लीमेंट हुआ, पूरी तरह से ये जो इंडिया के मार्केट कंडीशन थे पूरी तरह से चेंज हो गई। द फ्लो ऑफ बुलियन, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, गॉट रिवर्स्ड। और जो सोने और चांदी हमारे देश में आया करते थे वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। मतलब अब हम सोने और चांदी में ट्रेड जो हमें मिल रहा था वो हम अभी दूसरों को करने लगे। इन द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ब्रिटिश took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. जब ब्रिटेन और फ्रांस या यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ करता था तब बताया जाता है कि बंगाल से लगभग 500 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स सिर्फ बंगाल से ही इकट्ठा करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। सिर्फ बंगाल से अगर वो 500 करोड़ रुपीस एक दिन में ले जाते थे तो समझ सकते हैं हम कि उन्होंने पूरे देश में से कितने ज़्यादा वेल्थ कमाए या कितने ज़्यादा हमारे देश को लूटा। Now with the help of the raw materials produced in India and the money collected from our country, the business and industries in England prospered. जो रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से जाते थे और जो पैसे कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके दम पर उन्होंने अपने देश को काफ़ी रिच बनाया, प्रोस्परस नेशन बनाया इंग्लैंड को, और धीरे धीरे हमारे देश की हालत ख़राब होने लगी। Their mills started progressing. The cloth manufactured in England was imported in India without levying any duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India. जो भी कपड़े बन के आते थे इंग्लैंड से या ब्रिटेन से हमारे देश में, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगता था, जबकि हमारे देश से कोई भी चीज़ें यहाँ से जाती थी तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी या टैक्स लगता था लगभग
80% जो क्लोथ्स जो थे मैन्युफैक्चर्ड होते थे इंडिया से बाहर के देशों में या ब्रिटेन में, तो उस पर 80% टैक्स लगाया जाता था, जिसके कारण एज ए रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। और हमारे देश में जो कपड़े बन रहे थे वो ज़्यादा महंगे हो गए अपने ही इंडियन मार्केट में। The Indian handicraft and cottage industry could not withstand the competition and they could not sustain themselves. Many skill-based industries of our country like textile industry, glass, paper, mineral, shipbuilding etc. got ruined due to the policies of the British। और इस तरह की पॉलिसी जो थी इंपोर्ट ड्यूटी वाली या टैक्स लगाने की, जो बाहर से कपड़े आते थे इंग्लैंड से उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, और हमारे देश से जो भी कमोडिटीज या कपड़े जाते थे उस पर लगभग 80% टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया जाता था, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे यहाँ की कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बंद होने लगी। इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री, इन सब की हालत धीरे धीरे खराब हो गई। एंड दिस इज़ ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। और ये ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी उसके कारण हमारे यहाँ के लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। लाखों जो वर्कर जो थे, मजदूर जो थे, जो इन फैक्ट्रियों में, इन कारखानों या मिल में काम किया करते थे, वो बेरोजगार हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बिकेम पुअर। और गांव के जो हालात जो खराब हो रहे थे और भी ज़्यादा खराब हो गए, और जो मजदूर थे वो और भी गरीब हो गए। नाउ सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स। जैसा कि हम सब जानते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कुछ नए नए चेंजेस किए या रिफॉर्म्स किए, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे समाज ने उसको कैसे देखा और कौन कौन से नए कानून आए या नए नए रिफॉर्म्स लाए अंग्रेज़ों ने। When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England। जब हमारे देश में गवर्नर जनरल आया लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लिबरल थिंकिंग या फ्रीडम जो है, सोचने की जो आज़ादी होती है, वो धीरे धीरे हमारे देश में आने लगी। बिकॉज विलियम बेंटिक वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लिबरल गवर्नर जनरल। उसको एक अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है भारत के इतिहास में या अंग्रेज़ों द्वारा। This was the thinking slowly reached India. The British rulers started taking interest in the lives of the people of India। और अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे क्योंकि उन्हें रूल करना था, तो हमारे जीवन शैली या हमारे लोगों की जो जीवन है या उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए, सिंस दे वांटेड टू रूल इंडिया। क्योंकि उन्हें हमारे देश पे शासन करना था, इसलिए उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई यहाँ पर इंडियंस के लाइफ में। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। और ये गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो काफ़ी हमारे देश में फेमस हुआ क्योंकि उसने कुछ नए और अच्छे रिफॉर्म्स किए हमारे देश या हमारे देशवासियों के लिए। ड्यूरिंग हिज टाइम द इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। और पहला फ़ायदा हुआ कि इसके टाइम में और इसके टेन्योर में हमारे देश के लोगों को कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिलनी चालू हो गई। मतलब अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उनकी कंपनी में लोगों को नौकरियां मिलने लगी जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक आया। इंडियंस वर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरी बात ये कि हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते थे अदालतों में। इससे पहले गवर्नर जनरल जितने भी है उन्हें सिर्फ इंग्लिश में ही अलाउ किया जाता था बोलने के लिए, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पहली बार ये परमिशन दे दी कि भारतीय लोग जो हैं वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं न्यायालय में। Raja Ram Mohan Roy and other social reformers were constantly making efforts to stop the evil practice of sati. Bentinck agreed to these efforts and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. हमने ये नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय।
ये हमारे देश के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, और इनके साथ और भी अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो हमारे देश में एक बहुत सारी कुरीतियाँ हुआ करती थी, समाज में बहुत सारी बुराइयाँ थी जिनके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय और उनके बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें से एक समाज की बुराई थी सती प्रथा। जैसा कि हम सबको पता है सती प्रथा वो सिस्टम था जिसमें अगर पति की मौत हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। तो इस सिस्टम के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पे एग्री हुआ और उसने एक कानून पास किया 1829 में, और उस समय से हमारे देश में भारत से ये जो सती प्रथा थी वो खत्म हो गई। तो बहुत सारे जो चेंजेस किए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इसलिए इसको बोला जाता था लिबरल गवर्नर जनरल, और ये काफ़ी खुले सोच का आदमी था और इसने हमारे देश के लिए कुछ अच्छे काम किए, जिनमें से सबसे प्रमुख है ये बैन करना सती प्रथा को। During the time of William Bentinck, the English rulers tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformers. The orthodox class witnessed these reforms with suspicion. और आगे हम देखेंगे कि और भी रिफॉर्म्स अंग्रेज करेंगे जिसे हमारा समाज जो है शक की नज़रों से देखेगा। और आगे हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हमारे देश के लिए इन आवर लास्ट वीडियो। सो in the next video we'll study about many reforms that were introduced by the Britishers